हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरोस्ती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनील आज आपको लूसेंट का 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसके पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 2 वीडियो में हुए हैं। वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है वनस्पति विज्ञान। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी कहते हैं। पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। एकलर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया है। और इधर देख लेते हैं, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब वनस्पति विज्ञान का जनक किसे हम कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को। अब हम वर्गीकरण देख लेते हैं। पादप जगत यहाँ पे हो गया, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद वर्ग। अपुष्पोद्भिद वर्ग 3 प्रकार के हो जाएंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब इसमें थैलोफाइटा 3 प्रकार का हो जाएगा, शैवाल, कवक, जीवाणु। अब इधर देख लेते हैं पुष्पोद्भिद, इसके 2 पार्ट है, नग्नबीजी, आवृतबीजी। और आवृतबीजी के 2 पार्ट, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। अब आगे देख लेते हैं। अब ये सारे हम डिटेल में देखेंगे। तो अब आ जाएगा अपुष्पोद्भिद पौधा। इस वर्ग के पौधे में पुष्प और बीज नहीं होते हैं। इनके निम्न समूह में बांटा गया है। हम देखेंगे पहला थैलोफाइटा। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय थलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना तथा पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में होता है। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। आगे देखते हैं। अब इधर देखेंगे लाभदायक शैवाल। नंबर 1, भोजन के रूप में, जो कि लाभदायक होंगे भोजन के रूप में, पोरफायरा, अल्वा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। खाद के रूप में भी शैवाल का प्रयोग किया जाता है, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, केल्प आदि। 4 नंबर पे औषधियां बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। अब हम देखेंगे अनुसंधान कार्य में। 5 नंबर क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया आदि। अब नोट देख लेंगे। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हाउस में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कवक, फंगी। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित, सकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट हैं। मशरूम कवक हैं। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मतलब कवक की जो कोशिका भित्ति होगी वो काइटिन की बनी होती है।
सैक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होता है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग निम्न हैं। अब हम रोग देख लेते हैं। सरसों का सफेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट, गेहूं का किट्टू रोग, आलू की अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय और मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग, धान की भूरी अर्ज जित्ती, आलू की पछेला अंगमारी, परांकुरों का डैपिंग रोग, ये सारे कवक के द्वारा होते हैं। अब नोट देख लेते हैं। एफ्ला नामक विष कवक से बनता है, मतलब एफ्ला नामक विष जो होता है वो कवक से बनता है। अब इसमें देख लेते हैं रोग और कवक। जो दमा रोग होता है इसके लिए एस्पारजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक जिम्मेदार होता है। फिर एथलीट फुट में टीनिया पेडीज नामक कवक जिम्मेदार होता है। खाज के लिए एकेरस एस्केवीज, गंजापन के लिए टीनिया केपिटिस, दाद के लिए ट्राइकोफाइटान लेस्कोयस नामक कवक जिम्मेदार होता है। अब गन्ने का लाल अपक्षय रोग कलेटोट्राइकम फैलकेटम नामक कवक जिम्मेदार होता है। अब हम आगे देखते हैं लाइकेन। यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवालों को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह की सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। आगे देखते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में कहा जाता है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है लाइकेन का अध्ययन किस में किया जाता है, तो हम उसमें आंसर देंगे लाइकेनोलॉजी में। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये हैं तीनों वर्ग: क्रस्टोस, फोलियोज, फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है: कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। मतलब जो पेड़ की छालों पे उगेगा उसे कोर्टिकोल्स कहेंगे और जो खाली चट्टानों पे उगेगा उसे सेक्सिकोल्स कहते हैं। आगे देखते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। अर्चिल, लेक्नोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लोवेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपभोग इत्र बनाने में किया जाता है। परमेलिया सक्सिटिलिस का उपयोग मिर्गी दवा बनाने में किया जाता है। मतलब परमेलिया सक्सिटिलिस नामक जो लाइकेन होता है उसका यूज मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं। आसनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक
आर्सेनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियां लाइकेन से बनाई जाती हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेनडियर मांस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मांस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपियन देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। मतलब जापान के निवासी जो इंडोकार्पन नामक लाइकेन होता है उसका उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन, करी बनाने में किया जाता है। अब हम देखेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया। इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। मतलब बैक्टीरिया की खोज किसने की? 1683 में हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। मतलब बैक्टीरियल साइंस के फादर ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। मतलब जीवाणु का नाम कब दिया गया? 1829 में। किसने दिया? एहरेनबर्ग ने। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की। मतलब 1812-1892 में ईस्वी के बीच लुई पास्चर ने रेबीज के टीके और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की। अब आगे देखते हैं। प्रकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। छड़ाकार या बैसिलस, यह छड़ानुमा या बेलनाकार होता है। नंबर 2, गोलाकार या कोकस, यह गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। नंबर 3, कोमा आकार या विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के उदाहरण विब्रियो कोलरी आदि। नंबर 4 पे देख लेते हैं। सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के होते हैं। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसकी पश्चीकरण पास्चुराइजेशन करते हैं। इसकी 2 विधियां होती हैं, एक लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड और एक हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है। तो हम पहले लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड देख लेते हैं। दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। दूसरा नंबर, हाई टेम्परेचर सार टाइम मेथड, दूध को 71.7 डिग्री पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। अब आ जाता है एनाबीना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वह एनाबीना और नॉस्टॉक के कारण होता है। अब हम इसको ये वर्ग वाला देख लेते हैं। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की। विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। कब की? 1892 में। कहाँ के थे? रूस के थे। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय, मतलब जब वो तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज कर रहे थे उसी समय विषाणु की खोज की। इनकी प्रकृति सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव तथा निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण। जब विषाणु निर्जीव हो गए उसके लक्षण क्या होंगे? नंबर 1, ये कोसा रूप में नहीं होते हैं।
इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। अब सजीव होने के कौन से लक्षण होंगे देख लेते हैं। नंबर 1, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। दूसरा, किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। अब देख लेते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पादप विषाणु। इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। मतलब पादप विषाणु में इसके न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब दूसरा होता है जंतु विषाणु। इसमें डीएनए होता है। डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। अब इधर डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीएक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब 3 नंबर देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। ये केवल जीवाणु पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है जैसे टूटीफेज। नोट देख लेते हैं। जिस जीवाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। रेट्रो विषाणु हम कब कहेंगे? जब विषाणु में आरएनए की आनुवांशिक पदार्थ होता है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जाति लेगुमिनेसी मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अब देखेंगे अगला स्टेप। एजेटोबैक्टर या एंजियोस्पाइरिलम तथा कोलेस्ट्रिडियम जीवाणुओं की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। ये मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। अगला पॉइंट। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना या टैनिंग, कमाना मतलब टैनिंग कहते हैं। अगला पॉइंट। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार मुरब्बा बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। शीत संग्राहकार कोल्ड स्टोरेज में न्यून तापमान -10 डिग्री से -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामग्री का संचय करते हैं। अब हम देखेंगे ब्रायोफाइटा। यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। अब दूसरा देख लेते हैं। इस समुदाय को वनस्पति जगत की एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता होते हैं। मतलब जो ब्रायोफाइटा होते हैं इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट। स्फैग्नम नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखते हैं। इसलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। अगला पॉइंट। स्फैग्नम मांस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फैग्नम मांस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। अब हम अगला देखेंगे टेरिडोफाइटा। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता में पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण
राइजोम के रूप में रहता है। पौधे जीवाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु द्वारा होती है। आगे देखते हैं। इस समुदाय के पौधे में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में, बेसल एवं फ्लोएम में सहकोशाएं नहीं होती हैं। और हम अगला देख लेते हैं। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधे को दो उपसमूहों में बांट सकते हैं, नग्नबीजी और आवृतबीजी। अब हम देखेंगे नग्नबीजी। इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय तथा लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। अगला पॉइंट, ये मरूदभिद होते हैं। अगला पॉइंट, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकाया सेम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडबुल ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत पौधा जैमिया पिग्मिया होता है। अनावृत पौधे में सबसे बड़ा हो जाएगा सिकाया सेम्परविरेंस और सबसे छोटा हो जाएगा जैमिया पिग्मिया। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगोबाइलोवा एवं मेटासिकोया है। जिंगोबाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। मतलब पाइनस के परागण जो होते हैं इतनी ज्यादा तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। अब अगला देखेंगे, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व भोजन के रूप में देखेंगे। साइकस के तनों में से मंड निकलकर खाने वाला साबूदाना मतलब सागो बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे, लकड़ी। चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर, वाष्पीय तेल। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेड्रस का तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेडस क्रास्ट तेल मिलता है। अब नंबर 4 देखेंगे, टेनिन। चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। नंबर 5 देखेंगे, रेजिन। कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है। इसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। अब हम देखेंगे आवृतबीजी। इस उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधे में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों के संख्या के आधार पर पौधे को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब हम देखेंगे एक बीजपत्री पौधे। उन पौधे को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होते हैं। इनमें कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी दी गई है। अब हम सारणी देख लेंगे। लिलिएसी कुल, लिलिएसी कुल में प्याज और लहसुन हो जाएगा। पालमी कुल में सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर हो जाएगा। ग्रेमिनेसी कुल में गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई हो जाएगा।
अब हम देखेंगे द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधे के बीजों में 2 पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम और प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी दी गई है। फिर से हम सारणी देखेंगे द्विबीजपत्री का। इसमें हो जाएगा क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरा कुल के प्रमुख पौधे हो जाएंगे मूली, शलजम, सरसों। मालवेसी कपास, भिंडी, गुड़हल। लेग्यूमिनेसी बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल ये क्या हो जाएंगे, लेग्यूमिनेसी कुल के हो जाएंगे। 4 नंबर पे कंपोजिट सूर्यमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया। अब रूटेसी कुल के देख लेंगे, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल ये रूटेसी वर्ग के कुल के हो जाएंगे। आगे देखेंगे कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी से हो जाएंगे तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। अब सोलोनेसिस देखेंगे। सोलोनेसी में क्या आ जाएगा, आलू, मिर्च, बैगन, मकोए, धतूरा, बेलेडोला, टमाटर आदि। अब रोजेसी कुल के देखेंगे, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। अब हम देखेंगे पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब इसमें देखेंगे आकार की, मॉर्फोलॉजी। विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे जड़। देखेंगे जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ को अंग्रेजी में टैप रूट और अपस्थानिक जड़ को एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। अब हम देखेंगे मूसला जड़ों का रूपांतरण। शंकुआकार गाजर हो जाएगा, कुंभी आकार शलजम और चुकंदर हो जाएगा, तुर्की रूप मूली हो जाएगा। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करते हैं। अब हम देखेंगे तना के बारे में। तना स्टेम यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह परांकुरों से विकसित होता है। यह पौधे का प्रारोह तंत्र बनाता है। अब हम देखेंगे तनों का रूपांतरण। भूमिगत तने उदाहरण कंद हो जाएगा, आलू। आलू को क्या कहेंगे, कंद। ये भूमिगत तना है। फिर आ जाएगा घन कंद। घन कंद के अंदर आ जाएगा बंडा और केसर। फिर सलकंद, सलकंद में प्याज। फिर प्राकंद में हल्दी और अदरक। अब हम देखेंगे पत्ती, लीफ। यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। अब हम देखेंगे अगला पुष्प, फ्लावर। यह पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग व जयांग मादा जननांग होते हैं। मतलब पुमंग को नर जननांग कहेंगे और जयांग को मादा जननांग कहेंगे। अब हम पुमंग के बारे में जान लेते हैं। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर से परागकण पाए जाते हैं। अब हम जयांग देखेंगे। इनमें अंडक होते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र। फिर देखेंगे परागकण। परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं।
परागकण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागकण एवं परपरागकण। अब हम देखेंगे पादप, ऊतक, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में, पहले इधर बगल वाला देख लेते हैं। निषेचन। निषेचन फर्टिलाइजेशन। परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड कोश को भेजती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंडकोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन अंड युग्मनज कहलाता है। अब आ जाता है अगला स्टेप, आवृतबीजी में निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग के पौधे में द्विसंलयन द्वारा होता है। मतलब आवृतबीजी में इसमें त्रिक संलयन से होगा और अन्य चाहे जो हो उसमें द्विसंलयन से होगा। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। कुछ पौधे में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन किए फल के विकास को अनिकेश फलन कहते हैं। साधारणतया इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। अब हम देखेंगे फल का निर्माण कैसे होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि। पुंज फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी। सग्रंथित फल कटहल, शहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्यदल पुंज, दल पुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को आसक्त फल कहते हैं, जैसे सेब, कटहल आदि। अब हम देखेंगे कुछ फलों एवं उनके खाने योग्य भाग, जिसे जो फल का जो खाने वाला योग्य भाग होता है उसके बारे में जानेंगे। देखो, सेब में पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती पुष्पासन। आम का मध्य फल भित्ति, मतलब उसका न बीज खाया जाता है न छिलका खाया जाता है, मध्य फल भित्ति खाया जाता है। अमरूद में फल भित्ति बीजांडासन। अंगूर फल भित्ति बीजांडासन। पपीता मध्य फल भित्ति। नारियल भ्रूणपोष खाया जाता है। टमाटर फल भित्ति व बीजांडासन। केला में मध्य एवं अंतःभित्ति खाई जाती है। गेहूं का भ्रूणपोष और भ्रूण खाया जाता है। काजू में पुष्पवृंत और बीज पत्र खाया जाता है। लीची में एरिल। चना में बीज पत्र एवं भ्रूण। मूंगफली में बीज पत्र एवं भ्रूण। शहतूत में रसीले परिदल पुंज। कटहल में परिदल पुंज व बीज खाया जाता है। अनानास में परिदल पुंज। नारंगी में जूस हेयर खाया जाता है। अब हम पादप ऊतक के भाग देखेंगे। पादप ऊतक, इसके 2 भाग होते हैं, विभाज्योति ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्योति ऊतक के 3 भाग होते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक। अब हम दूसरा अस्थायी ऊतक में देखेंगे। इसके 2 पार्ट, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक के 3 भाग हैं, मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। और जटिल ऊतक के 2 भाग हैं, जाइलम, फ्लोएम। अब हम ऊतक के बारे में जान लेते हैं। चलिए, ऊतक टिश्यू समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब हम जानेंगे ऊतक के जो पहला भाग था, विभाज्योतिकी ऊतक। पौधे के वर्धी क्षेत्रों जैसे विभाज्योतक कहते हैं। इनमें इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करते हुए पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत
चलती है। विभाज्योतकी ऊतक से विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं। दूसरा, इनकी भित्तियां पतली व एकसार होती हैं। जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े और रसधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान का अभाव होता है। अब हम दूसरा देखेंगे, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधों के प्राथमिक वृद्धि इन्हीं के कारण होता है। अब पार्श्व विभाज्य ऊतक देखेंगे। इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे अगला, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक का अवशेष है। जो बीच में अस्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिसके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक की सहायता से वृद्धि करते हैं, जैसे घास। आगे देखेंगे, हम देखेंगे अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। अस्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू। यदि अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यदि अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं तो उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम, उन्हें प्रायः कास्ट भी कहा जाता है। यह संवहनी ऊतक हैं। इनके दो मुख्य कार्य हैं, जल व खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। अगला पॉइंट, पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। मतलब उनके आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। इसके निर्धारण की विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अब हम देखेंगे फ्लोएम। यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब संश्लेषण होगा तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। पत्ते की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन
इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग के होते हैं, मतलब क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग के होते हैं और ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र होता है। अगला पॉइंट देखेंगे। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक उपचयन अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 प्रकाश रासायनिक क्रिया, नंबर 2 रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। अब नंबर 1 देखेंगे, प्रकाश रासायनिक क्रिया। यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी व NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा तथा स्टार्च बनता है। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन्स। ऑक्सिन की खोज सन 1880 में डार्विन ने की। ऑक्सिन्स की खोज किसने की? डार्विन ने। कब? 1880 में। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है। अब इसके हम कार्य देखेंगे ऑक्सिन्स के। इसके प्रमुख कार्य, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों का विलगन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिरने से बचाता है। और नंबर 2 देखेंगे जिबरेलिन। यह भी एक हार्मोन्स है। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में, जिबरेलिन की खोज 1926 में कुरोसावा ने की, जो कि जापान के वैज्ञानिक हैं। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। ये काष्ठीय पौधे में एघा कंबियम की सक्रियता को बढ़ाता है। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे। जिबरेलिन कवक से निकलते हैं, मतलब जिबरेलिन का प्रोडक्शन जो होता है कवक से, फंगस से होता है। नंबर 3 देखेंगे साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी। साइटोकाइनिन की खोज 1955 में मिलर ने की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। साइटोकाइनिन का नाम लिथाम ने किया। यह प्राकृतिक रूप में ऑक्सिन्स के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सिन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और
विकास में मदद करते हैं। यह जीर्णता को रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। यह पौधे या बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 4 देखेंगे, एब्सिसिक एसिड। इस हार्मोन की खोज पहले 1961 में, सबसे पहले 1961 से 65 ईस्वी में कांस एवं एडिकोट तथा बाद में बेरिंग ने की। इस हार्मोन की खोज 1961 से 65 में कांस एवं एडिकोट ने की तथा बाद में बेरिंग ने की थी। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। एब्सिसिक एसिड। अब नंबर 5 देखेंगे, एथिलीन। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में तथा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों तथा फलों के विलगन को प्रेरित करता है। अब नंबर 6 देखेंगे, फ्लोरीजेंस। ये पत्तियों में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। अब हम 7 नंबर देखेंगे, ट्राउमेटिन। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। इससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। अब हम देखेंगे पादप रोग। प्लांट डिजीज। नंबर 1, विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज। नंबर 1, तंबाकू का मोज़ेक रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस है, TMV है। नियंत्रण कैसे करेंगे इसका? रोग से प्रभावित पौधे को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। अब बी नंबर पे है पोटैटो मोज़ेक। यह रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इसमें पत्तियों में चित्तकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। आगे देखते हैं। अब सी नंबर पे है बंकी टॉप ऑफ बनाना। यह रोग बनाना वायरस फस्ट के नाम के द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। अब हम डी नंबर देखेंगे, रंग परिवर्तन। हरी महीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। बेन क्लियरिंग में सिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा बेन बेंडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग में हरी महीनता होती है। अब हम देखेंगे जीवाणु द्वारा रोग, बैक्टीरियल डिजीज। आलू का सैथिल रोग, इसको रिंग रोग के नाम से जानते हैं। मतलब सैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से जानते हैं क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारण स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। अब बी नंबर पर देखेंगे ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। जो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन है, इस रोग का कारक
ज़ैंथोमोनास नामक बैक्टीरिया जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी जलाद्र संरचना भूरा रंग हो जाता है। अब आगे देखेंगे सी नंबर पे, धान की अंगमारी रोग। यह रोग ज़ैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इनमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीली हरी स्पॉट दिखाई देती है। अब डी नंबर देखेंगे, साइट्रस कैंकर। इस रोग का कारण ज़ैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई। नींबू की पत्तियां, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। अब हम देखेंगे गेहूं का डुंडू रोग। इस रोग का कारक कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी है नामक जीवाणु तथा एंजुइना ट्रिटिकी नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल बंट भी गेहूं की एक बीमारी है। करनाल बंट। अब हम देखेंगे तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग या लक्षण यहाँ हो जाएंगे। किस तत्व की कमी से, रोग लक्षण किस तत्व की कमी से। अब हम देखेंगे आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जो होता है जस्ता की कमी से होता है। नींबू में डाइबैक तांबा की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ तांबा की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरान की कमी से। ब्राउनिंग बोरान याद कर लेना। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। अब हम रोग लक्षण देखेंगे। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। आंवले में निक्रोसिस बोरान की कमी से। सलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से। मक्का में व्हाइट बड जस्ता की कमी से। चुकंदर में हार्ट रॉट बोरान की कमी से। अब हम आगे देखेंगे वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। केसर मसाला बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र भाग काम में लाया जाता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। एजोला नामक जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे जीवित जीवाश्म क्या होता है। जीवित जीवाश्म वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरण जिनकागो वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवार्क, लेरोमोटा बिल्ली, सिलाकेंथ आदि। कुनैन सिलिकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, पत्ती में लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनाइड के कारण होता है। 2,4-T है, एक खरपतवार नासी है। आगे देखते हैं। वाणिज्यिक मूल कोआला कार्क क्वेकर्स सुबेरा से प्राप्त होता है। विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायसिंथ है। अब आगे देखेंगे तथ्य और उदाहरण एवं विवरण। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। यह नग्न बीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना। यह
जलीय आवृतबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया, यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज 12 इंच का कोकोडीमर, प्रजाति लोडोसिया मालडीविका। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला, यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटे बीज आर्किड के होते हैं। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़े पुष्प रेफ्लेसिया ऑर्नेल्डई, जिसका व्यास 1 मीटर का तथा भार 8 किलोग्राम हो सकते हैं। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी आर सिंथोबियम, यह एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस, यह एक नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का। आगे देखेंगे। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में होते हैं। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसम्फर, जिसे डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस होता है। सबसे छोटे नग्नबीजी पादप जेमिया पिकमिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डबिचिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेकोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। टेनिस गेंद जैसा फल कैंथ। जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका, इसमें कैफीन होता है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केको, जिसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होता है। अफीम देने वाला पौधा पोपी पोपावर सोमिनिफेरम, इसमें मोपीन होता है। दोस्तों, ये सेशन कंप्लीट होता है। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारे टेलीग्राम चैनल सरोस्ती क्लासेस 01 से जुड़ जाइए। और अगला चैप्टर पारिस्थितिकी कल स्टार्ट करेंगे, तो आप वीडियो से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।